हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल राठी फ्रॉम कीस्टोन यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में औकात की। आपने ये तो बहुत सुना होगा, तेरी क्या औकात है, और इसके जवाब भी जबरदस्त सुने होंगे। लोगों को आपने अपनी खुद की औकात अपने पैसे से, अपने खानदान से, अपने बाप के नाम से, अपने बेटे के नाम से और न जाने किस किस तरीके से बताते हुए सुना होगा। इसी तरह अगर किसी कंडक्टर से पूछा जाए तेरी क्या औकात है, तो कंडक्टर का आंसर एक टर्म में आएगा जिस टर्म का नाम है कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की, एनर्जी स्टोर करने की औकात जो है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसकी कैपेसिटेंस क्या है। और ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन द कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? क्या ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने पिछले सेशन में पोटेंशियल एनर्जी की तरह पढ़ा था, या पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ अंतर है? तो चलिए लेट्स डाइव डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू सी व्हाट इज दिस पोटेंशियल, और इवेंचुअली इस पोटेंशियल को यूज करके हम समझेंगे कि कंडक्टर तेरी औकात क्या है। शुरू करते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और अगर आपको इस चार्ज को यहां पर ला करके इसका पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना है तो वो मेजर हम करेंगे बाय वर्क डन। हमने एक डेफिनेशन बनाया था कि किसी भी दो चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन। आइए इसी पर बेस्ड पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे और फिर पोटेंशियल को मेजर करना सीखते हैं। सो टू डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, let us consider a source charge capital Q at position O and the other incoming charge small q is placed at infinity. Now we want to derive what will be the potential energy of this two charge system when small q is brought from infinity to position P at a distance r from the source charge. According to work energy theorem, we know that work done is equal to change in kinetic energy. But K plus U is constant. Therefore, change in K plus change in U would be zero, right? Because the change in K plus change in U would be equal to change in constant. But what is change in constant? No change, that is zero. So this gives me change in kinetic energy is equal to negative of change in potential energy. अगर मैं इस बात को ओरिजिनल बात से मैच करवाऊं तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी and change in kinetic energy is equal to negative of change in potential energy. So we can conclude work done is equal to negative of change in potential energy. Now we calculate work done in moving this charge from infinity to the position P. Electrostatic force involved here is given by F K capital Q small q by r square. डिनोमिनेटर का आर क्लियरली बता रहा है ये फोर्स एक वेरिएबल फंक्शन है। ऐसी फोर्सेस को हम वेरिएबल फोर्स भी बोलते हैं। इस तरह की फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरे प्रोसेस के वर्क को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना पड़ता है। इन छोटे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डीडब्ल्यू, और जब हम इन छोटे वर्क को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में इंटीग्रेट करते हैं वी गेट टोटल वर्क डन. So, net work done in the process would be dW integrated from x1 to x2, where dW is a small work done in the path element from infinity to position r. अब ये path element क्या होता है? Infinity से r तक के रास्ते में जो भी लेंथ कवर की है, अगर मैं उसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दूं तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को हम कोई नाम दे सकते हैं, लेट्स कॉल इट dx. और इन टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा हम चूज करते हैं विच इज एट पोजीशन x फ्रॉम द सोर्स. नाउ टू कैलकुलेट अ स्मॉल वर्क डन इन क्रॉसिंग दिस एलिमेंट वुड बी dw इक्वल टू fx dx cos 180 degree. I hope you understand why I have taken cos 180 degree, because electrostatic force of repulsion is away and
displacement is towards the source charge. Now on substituting the value of the force, we get K capital Q small q upon x square dot dx and cos 180 का वैल्यू -1, राइट? अगर मुझे इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम पोजीशन इंफिनिटी टू r which would be minus kqq upon x square dot dx integrated from infinity to r. Constants will come out of the integration, that is minus k, q and small q. And we will be integrating x raised to -2 dx from infinity to r. If you see, हमने 1/x square को x raised to -2 लिख दिया है. जब भी हम डिनोमिनेटर के पावर को न्यूमरेटर में लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है. नाउ बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन x raised to n dx का इंटीग्रेशन होता है x raised to n plus 1 upon n plus 1. So what we will get? Constants as it is, minus k q q, ब्रैकेट में आएगा x raised to -1 upon -1 और इनके लिमिट्स हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे from infinity to r. When we solve this further, we get k capital Q small q. Now minus sign is cancelled by the minus sign outside and x raised to -1 is written as 1/x and limits अभी भी infinity से r है. आप जानते हैं हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो x का अपर लिमिट है r, लोअर लिमिट है infinity. तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू k q q ब्रैकेट में 1 upon r अपर लिमिट माइनस 1/infinity लोअर लिमिट. आप जानते हैं 1/infinity 0 होता है. सो वर्क डन इन द प्रोसेस इज k कैपिटल Q स्मॉल q by r. This is work done by electrostatic force. But what is work done by us? To calculate work done by us, consider the external force you apply. The external force you apply would be such that it is equal and opposite to the electrostatic repulsion, so that the charge is not accelerating. In electrostatics, the charges are moved with infinitesimally slow speed. That is, they are quasi-static. They appear to be almost at rest. For that to happen, the force applied has to be, net force applied has to be 0. So the external force must be equal and opposite. Therefore, I can say that net work done by the electrostatic force is kq q by r, and work done by us against the Coulombian force would be minus kq q by r. Now we apply what we have already done. W is equals to minus delta U. So if I substitute the value, negative sign gets cancelled. So I can say that U final minus U initial is K capital Q small q by R. That is, U at position R minus U at infinity is equal to K capital Q small q by R. Now U at infinity is 0. If I put that value, I get potential energy at position R. That would be K capital Q small q by R. Now this formula is a bit tricky because it seems very similar to the formula of electric force. Electric force formula was K capital Q small q by R square. Here it is just R. So beware of that. Another difference with the Coulombian force is, जब हम Coulomb's force के फॉर्मूला में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते थे, वहां पे हम चार्जेस के साइन नहीं लेते थे. यहां पर एग्जैक्टली उल्टा है. यहां हमें चार्जेस के साइन लेने हैं. इसलिए जब भी लाइक चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी और फोर्स रिपल्सिव होगी. तो आप याद रखिएगा, रिपल्सिव फोर्स का कोई साइन नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा. जबकि अगर हम अनलाइक चार्जेस लेंगे तो ऑब्वियसली एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो उनके साइन जब मर्ज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी नेगेटिव व्हेन द अनलाइक चार्जेस आर देयर एंड द फोर्स इज अट्रैक्टिव.
तो अगर हम इस रूल को याद रखें तो ये फिजिक्स में बहुत जगह काम आएगा कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, जबकि अगर फोर्सेस रिपल्सिव हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी इंडिविजुअल चार्ज कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू की नहीं है, ये एक अरेंजमेंट की है जिसमें कैपिटल क्यू ओ पोजीशन पे है, स्मॉल क्यू उससे आर डिस्टेंस पर है। Now this creates a problem for us. ये सेम प्रॉब्लम हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर जो ये प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए आई वुड वांट टू सी यू दिस। मेरे लिए तो सुख और दुख का अर्थ बस इतना ही है। जहां आप हैं वहां मेरे लिए सुख ही सुख है, और जहां आप नहीं वह स्वर्ग भी मेरे लिए नरक से अधिक दुखदाई है। So the concept of potential energy and electrostatic force is like पतिव्रता स्त्री। जो आप करेंगे पतिवर मैं आपके साथ करूंगी, जो आप करेंगे मैं आपके साथ करूंगी। इसलिए पता ही नहीं चलता है पति कर रहा है या पत्नी कर रही है। सो सेम सिचुएशन है पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। जो भी वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है वो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को मिला करके हो रही है, इसलिए इंडिविजुअल चार्ज का प्रॉपर्टी पता ही नहीं चलता है। अगर आपको इंडिविजुअल चार्ज का प्रॉपर्टी पता करना हो तो हमारे पास एक तरीका है, लेट मी सजेस्ट यू। मॉडर्न डे मैरिजेस में एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रीनप कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कह दिया जाता है मेरी प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हक नहीं है और तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक नहीं है। शादी से पहले ही ये क्लैरिफाई कर लिया जाता है। उसी तरह का क्लैरिफिकेशन हम भी कर सकते हैं थ्रू अ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने चार्ज की इंडिविजुअलिटी को समझने के लिए, उसके इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस को समझने के लिए एक प्रीनप सिस्टम करवाया था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने के बाद जो क्वांटिटी आई उस पर सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज का हक था। वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता था, राइट? वो आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन वी कैन अपग्रेड दैट आइडिया इन दिस चैप्टर। आप कहेंगे अपग्रेड की क्या जरूरत है जब इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिविजुअल चार्ज का प्रॉपर्टी हमें पता चल रहा है? व्हाई गो फॉर न्यू प्रॉपर्टी? थिंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and I tell you, dealing with vector quantities has a lot of challenges. So I would recommend to go for another quantity which can tell you the individual influence of the charge. And this quantity is electrostatic potential. यहाँ भी हम potential energy और work done के साथ एक prenup action करेंगे और इनके बीच में एक ऐसा contractual करवाएंगे कि अब incoming charge का influence खत्म हो जाए। ऐसा करने के लिए जो डेरिवेशन हमने अभी किया था, आपको सिर्फ उसमें एक ही चेंज करना है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनकमिंग चार्ज ऑफ एनी वैल्यू वी टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिनका साइन पॉजिटिव हो, हम उनको यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ऐसे टेस्ट चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लाऊंगा तो जो वर्क होगा दैट कैन बी डिफाइंड एज वर्क पर यूनिट चार्ज, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। So electrostatic potential is work done in moving a unit test charge from infinity to a given position in the field of source charge. Work done in doing so is known as potential at that point. Its formula would be V is equal to W by Q. Its SI unit would be Joule per Coulomb, which is also known as Volt. इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम V को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। वर्क का डायमेंशन होता है mL2t raised to -2। चार्ज का डायमेंशन होता है AT, तो डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वुड बी mL2t -3 A-। सो स्टार्ट करते हैं हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ओके, तो डायपोल क्या है? अगर आप दो सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट पोलैरिटी रखने वाले दो चार्जेस को कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट कर दो तो जो सिस्टम बन के आता है उसी सिस्टम का हमने नाम दिया हुआ है डायपोल। डाय यानी दो, पोल यानी पोल्स। ओके, तो अगर जिसके अंदर दो पोल्स आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं उसे हमने नाम दिया हुआ है डायपोल। एक है ये नेगेटिव वाला क्यू चार्ज और दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव वाला क्यू चार्ज। दोनों के मैग्नीट्यूड आप क्लियरली देख सकते हो सेम है, लेकिन दोनों की पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है और इनकी वजह से हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, जो कि इस पॉजिटिव क्यू से R2 जितने डिस्टेंस पे है और इस नेगेटिव क्यू से R1 जितने डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हम बात करें इस लाइन की, ये जो हमारे पास पूरी लाइन है जो कि ए और बी जिसे हमने नाम दिया हुआ है, यानी कि जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज आए हुए हैं, तो ये जो हमारे पास लाइन है इसका मिड पॉइंट है O, और क्योंकि हम A से B तक के टोटल डिस्टेंस को 2A बोल रहे हैं तो इस मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा A और यहाँ इस O से लेके इस B तक का डिस्टेंस भी हो जाएगा A। दैट मींस ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2A। अब एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल POB, दोनों एंगल हमारे पास थीटा जितने हैं। ओके, अगर आपको ध्यान हो तो हम सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, और क्योंकि हम सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है उसका फॉर्मूला जानते हैं तो उसी का यूटिलाइजेशन हम यहां पे करेंगे कि जिसकी वजह से हम इसका पोटेंशियल निकाल पाए। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। अगर हम पॉइंट P यानी कि इस पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो ये जो नेट पोटेंशियल होगा वो मिलेगा नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल अराइज हो रहा है वो प्लस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल अराइज हुआ है वो, इनके एडिशन की वजह से, ये जिसे हमने ऐड कर दिया हुआ है। ओके, अब क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों ही पॉइंट साइज्ड चार्ज है तो इंडिविजुअली हम इनके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं जो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई किया जाता है। सो V माइनस क्यू, दैट मींस माइनस क्यू चार्ज की वजह से अराइज हुआ पोटेंशियल वो इक्वल हो जाएगा Kc इनटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R1। R1 क्या है फ्रेंड्स? तो R1 है A से लेके P तक का डिस्टेंस, A से लेके P तक का डिस्टेंस ये है वेक्टर R1। ओके, ऐसे ही V ड्यू टू प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज की वजह से Kc इनटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय R2 हो गया। अब अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज R2? R2 है B से लेके इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस जो हमने कितना लिया हुआ है, R2 जितना लिया हुआ है। ओके, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल था उसकी जगह पे हम उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर दे रहे हैं Kc माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R1, गिरा Kc माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R1, और सिमिलरली इसकी जगह पे ये जो प्लस क्यू है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दे रहे हैं Kc प्लस क्यू अपॉन R2, Kc प्लस क्यू अपॉन R2। Kc और Q क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसको हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। यहां टर्म आएगा -1 डिवाइडेड बाय R1 और यहां आएगा +1 बाय R2। प्लस वाले टर्म को आगे और माइनस वाले टर्म को हमने पीछे कर दिया, रीअरेंज किया है, तो ये रीअरेंजमेंट हमें मिल गया 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ओके, अब चलते हैं हम एक ट्रायंगल की तरफ। उस ट्रायंगल में क्या खास बात है? ट्रायंगल है PAO, ओके, या AOP। इस ट्रायंगल के अंदर हम जा रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर एक वेक्टर है हमारा A से लेके O की तरफ जिसे हमने डायपोल मोमेंट नाम दिया हुआ है, जिसे हम P से शो करते हैं। तो ये जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, तो ये माइनस से प्लस की तरफ हमने इस तरफ को एक वेक्टर ले लिया। ये R हमारा दूसरा वेक्टर है। इन दोनों के हेड को ज्वाइन करने वाला हमारा वेक्टर है R1 और क्योंकि R1 इन दोनों के हेड को ज्वाइन कर रहा है इसी वजह से R1 हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू A प्लस R। ओके, अब यहां पर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो पैरेललोग्राम के रूल को यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम के रूल को अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है? थीटा है फर्स्ट वाला जो हमारा वेक्टर था और जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बीच का एंगल, ये है। ओके, अब इसको जरा हम सिंपलीफाई कर देते हैं। ओके, तो सिंपलीफाई करने के लिए दोनों तरफ ये जो स्क्वायर था उसमें हमने सेकंड यानी कि RHS की तरफ से R स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ओके, R स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो उस टाइम पर ये जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास, लेट मी शो यू, ये जो फर्स्ट टर्म था R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा लेकिन A स्क्वायर में R स्क्वायर नहीं है तो इसमें हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइड जो R स्क्वायर है उसे बाहर निकाल दिया और डिवीजन वाला टर्म हमको यहाँ पे विजिबल है। ओके, सो दिस इज R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा, वैसे का वैसे, और क्योंकि R स्क्वायर आपने यहां से भी कॉमन लिया है तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा R स्क्वायर से। ओके, अब जरा कॉन्फ़िगरेशन को हम एक बार फिर से देखते हैं। R इज दिस वन डिस्टेंस। ओके, ये वाला डिस्टेंस को हमने R नाम दिया हुआ और A है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्लियरली विजिबल है कि A का जो वैल्यू है, A की जो लेंथ है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो उसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं A इज मच मच स्मॉलर देन R। और अगर ऐसा है तो A का स्क्वायर R के स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा, कम छोटा हो जाएगा। और क्योंकि इस टर्म में ये जो हमारे पास टर्म आया हुआ है इसके अंदर A स्क्वायर बाय R स्क्वायर है तो A स्क्वायर छोटा है, R स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसलिए A स्क्वायर बाय R स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस टर्म को निगलेक्ट कर दें A स्क्वायर बाय R स्क्वायर को तो कंडीशन क्या बनती है? तो ये हो जाता है R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। क्योंकि ये टर्म तो अब रहा नहीं तो अब बचेगा 2AR cos थीटा बाय R स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स यहां का जो एक R था और यहां का जो एक R था दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो ये अब जो इक्वेशन बनी वो हो गई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस 2A cos थीटा बाय R। दोनों तरफ हम इसे इन्वर्स कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2A cos थीटा बाय R का इन्वर्स। ओके, अगर यहीं पर हम इसका रूट ले लें तो रूट ले लेंगे तो ये जो R स्क्वायर है इसका रूट ले लोगे आप तो ये हो जाएगा R, और ये जो -1 है क्योंकि इसका रूट लोगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2। 1 के ऊपर पावर 1/2, पावर की पावर का हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो -1 into 1/2 दैट विल बी -1/2। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर एक एक्सपेंशन होता है कि 1 + x की पावर -n है तो उसे हम 1 - nx लिख सकते हैं। तो इसी बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस
ये जो n है, n की जगह पर हमें टर्म दिया हुआ है -1/2, तो ये -1/2 आगे आ गया। ओके, 2a cos थीटा बाय r, ये जो 2 है और ये जो 2 है कैंसिल आउट हो गए। अब बचा हमारे पास प्लस इंटू माइनस, यानी ये माइनस हो गया। 1/r एज इट इज, 1/r1 एज इट इज। ओके, 1 भी एज इट इज और 2a cos थीटा बाय r में 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, बचा 2a cos थीटा बाय r, तो इसको हमने रख दिया a cos थीटा बाय r। सिमिलरली अगर आप डायग्राम में फिर से एक बार मूव करें तो आप पाएंगे कि r2 जो है वो भी हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ट्रायंगल POB में r2 एक रिजल्टेंट वेक्टर है, जिससे हम लिख सकते हैं कि r2 इज इक्वल टू r प्लस a। सॉरी, r जो है वो हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि r एक रिजल्टेंट वेक्टर है, सो वी कैन राइट इट एज r इज इक्वल टू a प्लस r2। ओके, a प्लस r2 इसके फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि अभी भी इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारे पास इसी तरफ है, और ये हमारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ओके, ये हमारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ये हमारे वेक्टर की डायरेक्शन। इन दोनों की टेल जो है, सॉरी हेड जो है वो यहाँ P पर मिल रहे हैं, और क्योंकि हेड इनके P पर मिल रहे हैं तो ये जो R है हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, सो R विल बी गिवन एज R इज इक्वल टू A प्लस R2। यहाँ से R2 को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वो हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R माइनस A। ओके, इसी तरीके से अगर आप इसको भी एक्सपांड करोगे तो ये हो जाएगा 1/r2 इज इक्वल टू 1/r इन ब्रैकेट 1 प्लस a cos थीटा बाय r। इस टाइप की सिचुएशन बनेगी। सो अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो चीजें हमारे पास चाहिए थी इंपॉर्टेंट, जो एक था 1/r2 की वैल्यू और दूसरा था 1/r1 की वैल्यू। 1/r1 की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट करी हुई है और 1/r2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। इन दोनों वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ओके, ये जो नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने की इक्वेशन हमने बना रखी हुई है Kc × Q इन ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r1, इसके अंदर हम इन दोनों चीजों को रिप्लेस कर देते हैं। So by using equation number 1 we can say that V net is equal to Kc into Q 1/r2। 1/r2 की वैल्यू पीछे मैंने आपको दिखाई, वो था 1/r in bracket 1 plus a cos theta divided by r। Similarly minus 1/r1 था और 1/r1 की वैल्यू हमने निकाली 1/r in bracket 1 minus a cos theta by r। ओके, अब ये जो 1/r और ये जो 1/r है ये सीधे सीधे कॉमन है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया 1/r। अब यहाँ हमारे पास बचा 1 plus a cos theta by r, so this is 1 plus a cos theta by r। और ये जो माइनस बाहर है, इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so this minus into this plus 1, ये हो जाएगा -1, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। ये -1 और ये +1 दोनों कैंसिल आउट हो गए। a cos थीटा बाय r प्लस a cos थीटा बाय r, दैट विल बिकम 2a cos थीटा बाय r। ओके, अब जरा अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है Kc into Q by r into 2a cos थीटा बाय r। r into r हो गया r स्क्वायर, Kc की जगह पर Kc और 2aq cos थीटा वैसे का वैसे ही। अगर आपको ध्यान हो तो 2a into Q की जो वैल्यू होती है इसी को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास Kc into P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। P cos थीटा, ओके, ये जो हमारे पास टर्म है P cos थीटा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं P वेक्टर इनटू r कैप, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो यहां पर हमने इसको रख दिया, तो P cos थीटा की जगह पर आ गया Kc इनटू P डॉट r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां से अगर हम एक चीज नोट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो V है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कब? जब आप डायपोल के लिए ये सिचुएशन लगा रहे होते हो तब। ओके, अगर एक्सियल पॉइंट की बात करें तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू डिक्रीज होते पहुंच जाएगी 0 के लिए। ओके, या 180 डिग्री के लिए। 0 या 180 डिग्री जब आप यहां पर रखोगे, सो यू विल हैव, जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो हो जाएगी V इज इक्वल टू प्लस और माइनस Kc इनटू Q डिवाइडेड बाय r। पढ़ाई पे ध्यान, कुछ नहीं रखा इन बातों में। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका।